राजस्थान के प्रमुख साहित्य, वन लाइनर टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, राजस्थान के साहित्य की बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख साहित्य की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्य, हाँ तो क्या कर दिया है? हाँ, राजस्थान के प्रमुख साहित्य की हम चर्चा करने वाले हैं। अब साहित्य कौन है, साहित्य कौन से हैं, किन साहित्यकारों ने लिखा है? तो लाडले विद्यार्थियों, मेरे लाडले विद्यार्थियों, हजारों साहित्य हैं राजस्थान के संदर्भ में, हजारों। लेकिन हम उन्हीं साहित्यों की चर्चा करेंगे जो पेपर में आते हैं और जो पेपर में आए हुए हैं और जो पेपर में आने की पूरी डबल संभावना रिपीट रखते हैं, उनकी अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के साहित्य की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी साहित्य कहते किसको है, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? राजस्थानी साहित्य का अर्थ क्या है, राजस्थानी साहित्य का अर्थ क्या है। हाँ, घर आजा परदेसी, राजस्थानी साहित्य का अर्थ, राजस्थानी साहित्य का अर्थ क्या है? तो राजस्थानी साहित्य का अर्थ यूं कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जो जन भाषा है, सुनना है। ए बेटू इधर देखो, इधर देखो, वहां का टेढ़ा नहीं होना है और सीधे सीधे बैठना है। राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जन भाषा में लिखित और मौखिक जो साहित्य हैं, वे सब हमारे राजस्थानी साहित्य कहलाते हैं। अब हम फिर से बात करें, राजस्थान प्रदेश, क्या हुआ, क्या चक्कर पड़ा? चलिए, पता नहीं क्या था, वह इधर देखिएगा। राजस्थान प्रदेश जो हमारा राजस्थान प्रदेश है, उस प्रदेश में बोली जाने वाली जन भाषा, अब जिसमें हम जहाँ बैठे हैं यहाँ की भी एक जन भाषा है। कौन सी? बीली, जैसे वागड़ी है, निमाड़ी, ये हमारी राजस्थान के दक्षिण राजस्थान बोली जाने, जो मोटे तौर पर बात करें वागड़ी या बागड़ी, जो हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा थोड़ा सा प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में जो बोली जाती, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इस बोली को बिली कहा, बिल क्षेत्र है उनके द्वारा बोली जाती वागड़ी बोली। तो वागड़ी बोली में लिखा गया कोई अगर साहित्य है तो हमारे संत महाजी महाराज का हस्तलिखित ग्रंथ चोपड़ा वागड़ी में लिखा गया। ये वागड़ी में लिखा गया जो चोपड़ा है वो राजस्थानी साहित्य कहलाया। राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जन भाषा में लिखित और मौखिक अगर कोई साहित्य है, वो सब हमारे राजस्थानी साहित्य कहलाते हैं। मेरी बात समझ गए? अब राजस्थानी साहित्य या ग्रंथों का केंद्रीय भाव क्या है, हमारा भाव क्या है, राजस्थानी साहित्य का क्या है केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव की बात करते हैं। जैसे एक तो भोपा जी के भाव होते देवरे में, एक हमारा साहित्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो हमारा केंद्रीय भाव है जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारा राजस्थानी साहित्य का या ग्रंथ का केंद्रीय भाव कहलाता है। राजस्थानी साहित्य ग्रंथ का साहित्य केंद्रीय भाव क्या? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माता और भूमि, जन्मभूमि या मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। माता और मातृभूमि का स्थान किससे ऊंचा है? स्वर्ग। जहां हम स्वर्ग में जो जाते हैं वो स्वर्गवासी कहलाते हैं। तो स्वर्गवासी से भी ऊंचा स्थान किसका है? एक तो हमारी माँ का है और एक हमारा मातृभूमि का है। ये जो साहित्य है, ये साहित्य हमको देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति त्याग की भावना की बात करते हैं। ये साहित्य का केंद्रीय भाव कहलाता है। अब माता क्या है? आप लोगों को बताया, माता के स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। करना क्या है? लड़कों को कह रहा हूं, महिलाओं को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग 0.011% में महिला भी कभी कभी मां संबंधी गालियां दे देती, मैं सुनता हूं कहीं कहीं। और पुरुष तो देते ही हैं 99.99%। जो मार्केट में मां संबंधी बहुत गंदी गालियां हैं, उन पुरुषों को कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, मां क्या है आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं, पूरा राजस्थान सुन रहा है।
माँ क्या है कि लड़कों को क्या करना है, 1-2.5 किलो का पत्थर लेना है और अपने पेट की नाभि के नीचे किसी टॉवेल या स्टोल से बांधना है। 2.5 किलो का पत्थर लेना है, राउंड पत्थर हो, चौकोर पत्थर, जो आप चाहे जैसा पत्थर आपको सुविधा अनुसार आपको जो मिले वो पत्थर लेना है। उसको पेट की नाभि के नीचे स्टोल या टॉवेल से बांधना है और 9 घंटे तक बांधे रखना है। जैसे 9 घंटे खत्म होंगे आपके मुंह से निकलेगा आई माँ, वो है माँ। वो क्या है? माँ है, जिसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। माँ शब्द छोटा है लेकिन इसका अर्थ अनंत है, सर्वोपरि है। कोई अर्थ नहीं कह सकते, निराकार कह सकते, कोई आकार नहीं उसका माँ का शब्द का, है ना। वो माँ जो 9 महीने तक हमको अपने गर्भ में रखती है। लात मारी तब भी माँ कहती, लात मारी, माँ को गुदगुदी होती है, वो अपन लात मारते हैं। ऑल इज वेल लत मारी, ऑल इज वेल लत मारी, 3 इडियट में देखा होगा आपने। हम गुलंटियां खाते हैं, हम दिशा परिवर्तित करते हैं गर्भ में ही, और फिर हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद सूसू करते हैं, तब भी माँ अपने को सूखे में सुलाती है और सूसू किए हुए स्थान पर वो माँ खुद सो जाती है, गिले स्थान पर। पोटी की तब भी माँ हमको अच्छा रखती है, दूसरे कपड़े पहना देती, वो है माँ। ये कहता है हमारा केंद्रीय भाव राजस्थानी साहित्य ग्रंथ का। समझ में आया? तो जननी और जन्मभूमि जो है और माँ, उसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। और ये जो ग्रंथ है ये हमको देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति त्याग की भावना देते हैं। ये हमारा इसका केंद्रीय भाव कहलाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य, उसकी 2 शैलियां हैं लाडलो। राजस्थानी साहित्य की क्या है? शैलियां। शैली की बात करें तो राजस्थानी साहित्य की 2 शैलियां। कितनी शैलियां बेटा? 2 शैलियां। एक शैली कहलाती है हमारी डिंगल, नाम सुना होगा आपने कहीं न कहीं, डिंगल शैली। और एक एक शैली कहलाती है हमारी पिंगल, है ना। नाम कहीं कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल जो शैली है ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित, कटे प्रचलित है बेटू, पश्चिमी राजस्थान में जो प्रचलित है वो हमारी डिंगल शैली है। और इसका ठीक उल्टा जो हमारे पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है वो हमारी पिंगल शैली, पूर्वी राजस्थान। पंखा चला दूं क्या? गर्मी लगने लगी। ठीक है, फिर बात करते हैं डिंगल शैली में जो साहित्य लिखे गए वो मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य है, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य है। ये तो है हमारी डिंगल शैली में जो साहित्य है वो हमारी मारवाड़ी मिश्रित है, मारवाड़ी मिश्रित। और इधर बात करते हैं तो वो हमारी किस में हो जाएंगे? मारवाड़ी का इधर उल्टा क्या आ जाएगा आपको? ब्रज। क्या आ जाएगा? ब्रज कह सकते हैं। जो ब्रज जो हमारा पूर्वी राजस्थान का है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी साहित्य है, ब्रज मिश्रित ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी साहित्य आपको यहां देखने को मिलते हैं। अब डिंगल का प्रयोग किसने किया? डिंगल का प्रयोग हमारे चारण जाति द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। और पिंगल शैली का जो प्रयोग है वो हमारे भाट जाति द्वारा, किसके द्वारा? भाट जाति द्वारा पिंगल शैली का प्रयोग किया। डिंगल शैली का प्रयोग चारण जाति द्वारा और डिंगल शैली का प्रयोग चारण जाति द्वारा और पिंगल शैली का प्रयोग भाट जाति। अब डिंगल शैली में जो लिखे गए ग्रंथ वो गीतों के रूप में, किस रूप में? गीतों के रूप में, गीतों के रूप में है। कोई भी अगर गीत के रूप में है वो डिंगल शैली कहलाएगी। और जो हमारा छंद है या पद है, पदों के रूप में, छंद या पदों के रूप में है, वे साहित्य हमारे पिंगल शैली के साहित्य कहलाते हैं। ये इसकी 2 शैलियां हैं जो आपने यहाँ पर समझा है। समझ में आया? राजस्थान को 2 शैलियों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान में जो चलती है, प्रचलित है, वो हमारी डिंगल शैली है। और पूर्वी राजस्थान में चलती है वो हमारी पिंगल शैली। प से प है, पू और पी है ना, वो इधर पश्चिमी राजस्थान में डिंगल है। पश्चिमी राजस्थान में जो डिंगल शैली है वो मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य है। और पिंगल शैली वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी साहित्य जो लिखे गए हैं ब्रज भाषा वाले। फिर बात करते हैं डिंगल शैली का प्रयोग हमारे चारण जाति द्वारा किया गया और पिंगल शैली का प्रयोग विशेष भाट जाति द्वारा किया गया है। डिंगल शैली में जो साहित्य है वो गीतों के रूप में है और पिंगल शैली के जो साहित्य है वो हमारे छंद या पदों के रूप में है। छंद या पद दोहे होते हैं ना, उस रूप में आपको मिलेंगे, वो हमारी पिंगल शैली कहलाएगी। क्लियर? समझ में आया? यहां तक लिखाता हूं ये 3 बातें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा राजस्थानी साहित्य, आपने लिखा। सबसे पहले राजस्थानी साहित्य का अर्थ लिखिएगा।
लिखिएगा राजस्थानी साहित्य का अर्थ। मैं चाहता सीधा आपको साहित्य और साहित्यकार लिखा देता, लेकिन ऐसा नहीं करके आपको पूरा पृष्ठभूमि दे रहा हूं जिससे आपको पूरा साहित्य समझ आ जाए। उसके बाद साहित्य और साहित्यकार की चर्चा करेंगे। लिखिएगा राजस्थान प्रदेश में आज से 6 महीने बाद भी अगर आप पढ़े तो आपको वो बात समझ में आ जाए। राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा, राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा के मौखिक एवं लिखित साहित्य, मौखिक एवं लिखित साहित्य राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा के मौखिक एवं लिखित साहित्य। अब मौखिक साहित्य, मौखिक है तो फिर हम देखें कहां से, जितनी भी कहानियां हैं ये क्या कहला रहे हैं, मौखिक। कहानियां लिखी हुई होती है, मौखिक बोली जाती है। कहा जैसे हमारी महिलाओं की दशा माता की 10 कहानियां। दशा माता जानते हैं हम लोग कब मनाते हैं? होली के बाद। होली के बाद 10 दिन तक महिला के, राजस्थान की महिलाओं के एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट 10 दिन तक महिला के पति का पेंट फट गया तभी नहीं सिलेगी, आटा नहीं छानना है, गेहूं साफ नहीं करने हैं, क्योंकि ये 10 दिन तक अगता कहलाता। क्या शब्द कहलाता? अगता। कभी कभी ये शब्दावली पूछ लेते हैं राजस्थान में, जो मैंने हम जो मानते हैं उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? अगता। अगता मिलता है 10 दिन का। इसमें महिलाएं दशा माता की 10 ही कहानियां सुनती है। एक जगह जाएगी और दीपक लेके गई, घी का दीपक बनाया, 2-4 फल ले गई और हाथ में मेहंदी लगाती जाएगी। और एक महिला दशा माता की कहानी कहेगी, बाकी महिला बैठे बैठे हरे हरे दशा माता, हरे दशा माता यूं करती और महिला एक कहानियां कहती। और जो महिला कहानी कहती उसको बीचों बीच में बिठाते हैं, बाकी महिला राउंड में चारों तरफ बैठ के कहानियां सुनती है। देखा होगा आपने, मैं भी जब छोटा था मम्मी के साथ जाता, बड़ा मजा आता था। बात नहीं करते उधर। अब हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य का केंद्रीय भाव की बात है। लिखिएगा राजस्थानी ग्रंथ का केंद्रीय भाव या साहित्य का केंद्रीय भाव। और यह लाइन लिख लीजिएगा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। केंद्रीय भाव क्या है? बस साहित्य, उसको अर्थ है, इसका अर्थ है, ठीक ना। केंद्रीय भाव क्या राजस्थान साहित्य का? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इसके नीचे लिखना अर्थात। इसका अर्थ क्या है? अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान माता एवं मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। माता एवं मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, कोमा। माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, कोमा। यह ग्रंथ हमें देश प्रेम, यह ग्रंथ हमें देश प्रेम तथा मातृभूमि के प्रति, देश प्रेम तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। देश प्रेम तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। समर्पण की प्रेरणा देते हैं मातृभूमि के प्रति। जब भी हम इनकी बात करते हैं, इनकी कविताएं सुनते हैं राजस्थानी साहित्य की, तो हमारे अंदर खून खोल उठता है। धरती दोहरारी अगर हम कविता सुने बड़ा आनंद आ जावे, है ना। अरे गांव से रोटी की कविता सुने तब भी आनंद आ जावे। लगता है कि महाराणा प्रताप ने वास्तव में अपनी मातृभूमि के लिए क्या नहीं कर दिया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, उन्होंने अपना राज परिवार छोड़ दिया, उन्होंने अपनी सारा सुख सुविधा छोड़ दी। कैसे रहते थे महाराणा प्रताप? अरे गांव की रोटी आप सुन के देखिएगा, आपके अंदर एक भावना जगेगी। किसकी? देश प्रेम। जैसे अभी परसों हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलती है
तब तक हमारे अंदर वो 26 जनवरी और 15 अगस्त का भूत चढ़ा होता है। आप देखना स्कूलों में जब तक नुक्ति ना बटे, नुक्ति बोलेंगे उसको, क्या बोले, नुक्ति कहते हैं, हाँ हाँ, बूंदी, लाडू के जो बिखरा हुआ लड्डू है ना, जब तक वो लड्डू नहीं मिलता, बूंदी नहीं मिलती थैली में, तब तक हमारे अंदर यूँ भावना नहीं, आज तो गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ था, ये हुआ इधर 15 अगस्त आ उस दिन ये हुआ। जैसे नुक्ति बटी और जो हमने जूते पर तेल लगाकर चमका के आए, क्योंकि पॉलिश तो करने का टाइम मिलता नहीं था, तो तेल लगा देते हैं सरसों का, जो जूते चमक जाते थे। और जब तक हम परेड ना करें, पीठी ना करें, वो जूतों पे जैसे ही मिट्टी आना चालू हो जाए, और धीरे धीरे नुक्ति मिलते ही हमारा मातृभूमि के प्रति जो भाव है वो बुद्ध नीचे नीचे उतरने लग जाता है, क्योंकि नुक्ति खा रहे हैं, तेल की बनाई है और खा लिया, खत्म हुआ। तो ये साहित्य पढ़ते हैं, नुक्ति खाते तक तो लगता है गणतंत्र दिवस है। मनाऊंगा आपके साथ ही इस बार 2024 वाली गणतंत्र दिवस आपके साथ, है ना। 26 तारीख तक यही हूँ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, लड़कियों का दिवस है। कल मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस रहेगा और परसों हमारा गणतंत्र दिवस रहेगा, विधि दिवस के रूप में भी अपन इसको कह सकते हैं। वैसे विधि दिवस हमारा नवंबर में आता है, गणतंत्र दिवस के माना। चलिए, तो ये था हमारा केंद्रीय भाव, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिएगा, राजस्थानी साहित्य की 2 शैलियां हैं, ऐसा लिखो 1 लाइन में। राजस्थानी साहित्य की 2 प्रचलित शैलियां, राजस्थानी साहित्य की 2 प्रचलित शैलियां, राजस्थानी साहित्य की 2 प्रचलित शैलियां 2 प्रचलित शैलियां। एक तरफ लिखो लाडलो डिंगल शैली और एक तरफ लिखो पिंगल शैली, ऐसा लिख लो, डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल, है ना। एक तरफ लिखना है डिंगल और एक तरफ लिखना है पिंगल। कोई 2 बच्चे हैं उनके नाम भी ऐसे रख सकते हैं, एक डिंगल एक पिंगल, डिंगल और पिंगल, ये राजस्थान की 2 शैलियां हैं, डिंगल पिंगल। अब डिंगल में क्या लिखेंगे, लिखिएगा यह पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित, डिंगल में क्या लिखेंगे, यह पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। कौन, डिंगल। तो पिंगल किधर है, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित, ऐसे लिख लो मेरे लाडलो, लिखो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित और पूर्वी पिंगल में लिखना है पूर्वी राजस्थान में प्रचलित। 2 कॉलम बना लेना जिससे आपको वो डिंगल पिंगल समझ में आ जावे। लिखा राजा। चलिए फिर आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। मेरे आए दिखे, इस शैली के साहित्य, ये इसके साहित्य, सेकंड पॉइंट डिंगल में लिखना है, इसके साहित्य मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य है। इसके साहित्य कैसे है, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी साहित्य है। और पिंगल में लिखना है ब्रज मिश्रित राजस्थानी साहित्य है। उठा लो, परेशान है। टाइम दे दो ना उनको फिक्स, इतनी बजे, परेशान नहीं हुए अगले। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कहीं फंसने जैसी बात होती है मैं टाइम दे देता हूँ। फिर बात करनी है, ये लिख लिया आपने ब्रज मिश्रित राजस्थानी साहित्य। फिर डिंगल में लिखना है चारण जाति द्वारा प्रयोग और पिंगल में लिखना है भाट जाति द्वारा प्रयोग। लिख लो। डिंगल में लिखना है चारण जाति द्वारा प्रयोग और पिंगल में लिखना है भाट जाति द्वारा प्रयोग। लिखा। अंतिम लिखना है डिंगल से लिखे साहित्य है गीतों के रूप में है, लिखना ये साहित्य गीतों के रूप में, और पिंगल में लिखना है ये साहित्य छंद पदों के रूप में, छंद पदों के रूप में। और अगर प्रमुख ग्रंथ की बात करें
प्रमुख ग्रंथ, कौन से ग्रंथ हमारे डिंगल शैली में लिखे गए? सैंपल के तौर पर बात करें तो सैंपल में बात करते हैं अचलदास खींचीरी वचनिका। अचल दास खींची, आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा इतिहास में। हाँ, अचलदास खींची री वचनिका, वचनिका ये जो साहित्य है वो हमारा किस में लिखा गया है? डिंगल शैली में लिखा गया है ना। प्रमुख ग्रंथ की बात है, एक सैंपल में लिखा, बहुत सारे मिल जाएंगे। और इधर प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथ जो हमारा लिखा गया वो है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ये पिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ। इस तरह से लिख ले, एक सैंपल के तौर पर बात कर रहे हैं, लिखे, फिर अपन आगे बात करते हैं। सीधे ऐसे प्रश्न आएंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम या राजस्थान लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, आप देखिएगा आपको इसी तरह से प्रश्न मिल जाएंगे। कौन सी शैली कहाँ प्रचलित है, उसका साहित्य किस भाषा में है, किसने प्रयोग किया, किस क्षेत्र में है, और कौन सा साहित्य है इंपॉर्टेंट कहीं है। ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछते हैं, आते हैं। बार बार कह रहा हूं, जब तक साहित्य का पाठ चलेगा तब तक बोलूंगा, उसके बाद पता नहीं आप कब इसको सुनेंगे। तो आज ही सुने, याद करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तक समझे? अब कुछ बातें हम डिंगल पिंगल की बात कर लेते हैं, है ना। तो सब प्रश्न पूछ ले हुए कि राजस्थान में सबसे पहली बार डिंगल भाषा का प्रयोग किसने किया? डिंगल भाषा का, तो राजस्थान में सबसे पहले डिंगल भाषा का प्रयोग हमारे कुछ कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में किया। किसमें किया? पिंगल शिरोमणि। तो अगला पॉइंट बनाकर लिखिएगा, सर्वप्रथम, अगला पॉइंट बनाकर एक लाइन छोड़कर लिखना, सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग, सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल भाषा का प्रयोग कवि कुशल लाभ द्वारा, कवि कुशल लाभ द्वारा पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में किया गया। सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग कवि कुशल लाभ द्वारा पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में किया गया। ये लिखा है, पूरा लिख लेने के बाद भी मेरा तेल निकालते हैं कुछ विद्यार्थी। वो वापिस देखते हैं, चेक करते हैं कि मैंने ढंग से लिखा नहीं लिखा। एक बार मार साहब को और कह दो क्या, या इशारा कर दो, तो वो दोबारा बोलते हो। मैं 4 बार बोलता हूँ, गलती मेरी इतनी है कि मैं एक एक चीज़ को 4 बार बोलता हूँ कि मेरे विद्यार्थी को याद हो जाए। थोड़ा स्पीड जरूर रहती है, लेकिन बोलने का प्रयास करता हूँ कि विद्यार्थी को यही याद हुए। तो हम किसकी बात करें? देखिएगा, डिंगल भाषा का सबसे पहले बार प्रयोग किसने किया? किसमें किया? बस ये गलत मत करना। ग्रंथ का नाम क्या है? पिंगल शिरोमणि। वो भाषा क्या है? डिंगल। शैली क्या है? डिंगल। बस ये यूनिक है। डिंगल का पिंगल क्या आ गया है? डिंगल कहा पिंगल में आया है। हाँ, कि यार सर ने पिंगल क्यों कर दिया? तो डिंगल शिरोमणि होना था, क्योंकि डिंगल शैली भाषा है तो डिंगल ही होना चाहिए। तो यहाँ पिंगल क्यों कर दिया? डिंगल ही पिंगल है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग, डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग, डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग बांकीदास आसिया द्वारा, बांकीदास आसिया, बांकीदास आसिया द्वारा कुकवि बत्तीसी ग्रंथ में किया गया। याद रखना लाडलो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं ये प्रश्न, प्रबल संभावना।
ऐसा प्रश्न है। डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो बांकीदास आशिया ने। किस ग्रंथ में किया? कुकविबती। अब सीधा प्रश्न ये भी पूछ ले कि कुकविबती के रचयिता कौन है? बांकीदास आशिया। पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? कवि कुशला। कवि कुशला ने किस ग्रंथ में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया? पिंगल शिरोमणि में। कवि बांकीदास आशिया ने कुकविबती में किस शब्द का प्रयोग किया? डिंगल शब्द का। पिंगल नहीं किया, पिंगल का कहीं नहीं, डिंगल डिंगल ही है, डिंगल में ही पिंगल है। याद रहेगा? ये तो था हमारी दो शैलियां और दो शैलियों के संबंध में दो शब्द जो आपने यहां समझ लिए हैं। अब हमारा राजस्थानी जो साहित्य है उसका कालक्रम पढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य का काल क्या है? किस प्रकार से राजस्थान का साहित्य का कालक्रम रहा है? तो राजस्थानी साहित्य को 4 कालक्रम, 4 समय में बांटा जा सकता है। तो अगला हेडिंग डाला है राजस्थानी साहित्य का कालक्रम। लिखिएगा राजस्थान साहित्य का कालक्रम। राजस्थान साहित्य का कालक्रम। कालक्रम। अब कालक्रम क्या है लाड लो। तो राजस्थानी साहित्य को 4 कालक्रमों में बांटा गया है। एक कालक्रम कहलाता है प्राचीन काल। क्या कहलाएगा? प्राचीन काल। प्राचीन काल। अब ये प्राचीन काल जो चला है ये लगभग 8वीं सदी से चला है, जो से 1470 ईस्वी तक का जो काल है यह काल हमारा प्राचीन काल कहलाता है। प्राचीन काल कब कहलाता है? 8वीं सदी से 1470 ईस्वी तक का जो काल है वह काल हमारा प्राचीन काल कहलाता है। इस काल के अंतर्गत जो साहित्य लिखे गए वो वीर गाथा के साहित्य लिखे गए, वीर गाथा के साहित्य लिखे गए। और राजस्थान की इतिहास परक जानकारी, राजस्थान की इतिहास परक जानकारी, इतिहास परक जानकारी का उल्लेख इस काल में किया गया है। वह काल हमारा प्राचीन काल कहलाया। अब राजस्थान की इतिहास परक जानकारी किस ग्रंथ में आपको मिल सकती है? अच्छा ऐसा साहित्य जिसमें राजस्थान की इतिहास परक जानकारी आपको मिलती है वो साहित्य कौन सा है? बताइएगा। इतिहास परक जानकारी की अपन यहां बात करते हैं। इतिहास परक जानकारी की बात करें तो वो आता है हमारा उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कुवलय माला। कौन सा? कुवलय माला। अगर हम इसके प्रमुख ग्रंथ की बात करें इस काल का तो ग्रंथ कहलाएगा हमारा कुवलय माला। और कुवलय माला किसने लिखा? तो कुवलय माला हमारे जैन मुनि उद्योतन सूरी ने लिखा। कटे लिखियो तो जालोर जिले में रहकर लिखा था गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय। यह था हमारे राजस्थान की इतिहास पर जानकारी। और अगर वीर गाथा की बात करें तो वीर गाथा मिलेगा पृथ्वीराज रासो। क्या मिल जाएगा? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो कड़ी लिखियो चंद बरदाई। बरदाई क्या? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज राठौर तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय राठौर नहीं, राठौर है ना, चौहान है, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की गाथाएं लिखी चंद बरदाई ने लिखी, उसकी वीरता का वर्णन किया। ये वीर गाथा का कांटा समझ में आया? अब आप देखो चंद बरदाई पृथ्वीराज जो तृतीय चौहान था, तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 क्या 1191 8वीं सदी से 1470 के बीच में आरक नहीं आ रहा है? आ रहा है। अतः यह काल क्या कहलाया? प्राचीन काल है और वीर गाथा की। और इसी काल में 8वीं सदी में भी हमारे उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला ग्रंथ जो राजस्थान का इतिहास परक जानकारी प्रारंभ से लगाकर लगभग 7वीं 8वीं सदी तक की सारी जानकारी है उद्योतन सूरी ने कुवलय माला में लिखी। यह हमारा पहला काल कहलाया। नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। फोन बहुत बज रहे हैं आपके। हेलो, हाँ जी जी। मैं अभी तो क्लास में हूँ, फिर मैं फ्री होकर बात करूँ। हाँ ठीक 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 ठीक। लिख लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिखा आपने? हाँ लिख लो। हम राजस्थान साहित्य का काल क्रम पढ़ रहे हैं, उसका समय पढ़ रहे हैं। राजस्थान साहित्य को जो साहित्य लिखे गए हैं, अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखे गए, रचिताओं द्वारा लिखे गए, उनका कालक्रम पढ़ रहे हैं। तो जो 8वीं सदी से 1470 या 60 ईस्वी तक का जो काल था, वह काल हमारा वीरगाथा काल और राजस्थान की इतिहास पर जानकारी की बातें करता है। इस काल में इन बातों को लिखा गया है। जिसके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो प्रमुख ग्रंथ में आपको मिलता है एक तो कौलेमाला जो राजस्थान इतिहास की जानकारी देता है, और दूसरा पृथ्वीराज रासो जो वीर गाथाओं की बात करता है। चंद्रबरदय ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीर गाथा इसने लिखी है। फिर सेकंड जो काल आता है वो पूर्व मध्य काल आता है। कौन सा का? पूर्व मध्य काल आएगा, लिखेगा। दूसरा काल क्या आ जाएगा? पूर्व मध्य काल, मध्य काल, पूर्व मध्य काल। अब पूर्व मध्य काल जो चला है वो चला है 1460 70-60 ईस्वी से, 60 भी कर लेता हूँ, 70 भी लिखता हूँ, से 1700 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी तक का जो काल है वह काल हमारा पूर्व मध्य काल। अब इस काल में क्या था, किसकी बातें लिखी गई? इसमें श्रृंगार की बातें लिखी गई है, इसमें भक्ति की बातें लिखी गई है, भक्ति, श्रृंगार, भक्ति और वीर पुरुषों की बातें लिखी गई, वीर पुरुषों की गाथाएं लिखी गई, वीर पुरुषों की गाथाएं इसमें लिखी गई हैं। वह काल हमारा पूर्व मध्य काल कहलाया। अब तीन बातें बस, सबसे पहले श्रृंगार की बात करेंगे, फिर भक्ति की बात करेंगे और फिर वीर पुरुषों की गाथाएं। तीन उदाहरण आपके सामने ग्रंथों को दूंगा जिससे आपको पकड़ आ जाएगा 1460-70 ईस्वी से 1700 ईस्वी में। सबसे पहले श्रृंगार की बात करें तो प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। इसमें पहले देख लीजिएगा, लाडले समझने का प्रयास करना। पहला ग्रंथ के बाद श्रृंगार। अब श्रृंगार की बातें, श्रृंगारी ग्रंथ कौन सा है जो लिखा गया? वो है वेली किशन रुक्मणी, जो पृथ्वीराज राठौर ने लिखा, जो हमारा डिंगल शैली में और उत्तरी मारवाड़ी में, डिंगल शैली और उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया पृथ्वीराज राठौर द्वारा गागरों दुर्ग में बैठकर उस में लिखा गया वेली किशन रुक्मणी, जहां भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का उल्लेख है। एक श्रृंगार प्रदान ग्रंथ है, यह श्रृंगारी ग्रंथ हो गया। तो एक ग्रंथ क्या आ गया हमारा? बेली कृष्ण रुक्मणी री। ये तो बातें आ गई हमारी श्रृंगार की। किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। पृथ्वीराज राठौड़ कौन? बीकानेर के शासक कल्याणमल के सुपुत्र और राय सिंह जी के भाई। जब 1570 में नागौर दरबार लगा था, उस समय अकबर ने राय सिंह को तो सेनापति बनाया अपना, और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरों दुर्ग झालावाड़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहां बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल शैली में और उत्तरी मारवाड़ी भाषा में, बोली में इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। समझ में आया? ये तो हो गया हमारा श्रृंगार की। अब भक्ति वाली बात करते हैं तो भक्ति में आपको मीराबाई की रचना है। मीराबाई की जितनी भी रचना है, टीका राग गोविंद, मीराबाई की रचना। तो ये बात करते हैं मीराबाई की रचना। मीराबाई की रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं वो सब रचनाएं किसमें थी? भक्ति के लिए थी, भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित थी। और बात करें वीर पुरुष, अब इस काल में वीर पुरुष रहे हैं महाराणा प्रताप। सिंपल में बात करें तो महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के बारे में वीर बातें जो लिखे गई वो लिखे गई थी विरुद्ध छत्रहरि में, विरुद्ध छत्रहरि। और विरुद्ध छत्रहरि किसने लिखा? दुर्सा आढ़ा ने लिखा। उस दुर्सा आढ़ा में महाराणा प्रताप की वीरताओं का उल्लेख किया गया है, वीर पुरुषों की गाथाएं लिखी गई। तो यह काल हमारा क्या कहलाया? पूर्व मध्य काल कहलाया। शायद मेरी बात आप समझ पाए। देखो इसको लिख लीजिएगा, लिखे इसको।
लिख दिया। चलिए अगली बात करते हैं। अगला काल जो कहला रहा है वो कहलाएगा उत्तर मध्य काल। क्या कहलाएगा? उत्तर मध्य काल कहलाएगा। लिखिएगा अगला काल। तीसरा काल कहला रहा हमारा उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल। अब उत्तर मध्य काल कब से कब तक चला? 1700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, लगभग 1857 या 19वीं सदी, 1900 तक भी कह सकते हैं। यह काल हमारा क्या कहलाया? उत्तर मध्य काल। अब उत्तर मध्य काल में क्या बात कही गई? श्रृंगार की बात हुई है, यहाँ पर भक्ति की बात हुई है, यहाँ पर रीति की बात हुई है, रीति, यहाँ पर नीति की बात हुई है, और यहाँ पर वीरता की बात हुई है। इतनी बातें यहाँ पर उत्तर मध्य काल में हुई। अतः इस काल का उपनाम रख दिया, उपनाम। तो इस काल का उपनाम क्या रखा? उपनाम है राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग काल, स्वर्ण का स्वर्ण युग, राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग। अब राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा किसने है उसकी चर्चा करते हैं। तो राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले हैं हमारे मोतीलाल जी मेनारिया। किसने कहा है? मोतीलाल जी मेनारिया द्वारा राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग काल किसको कहा गया? उत्तर मध्य काल को कहा गया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा, बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसको कहने वाले कौन है? मोतीलाल मेनारिया द्वारा, मोतीलाल मेनारिया द्वारा, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया द्वारा। लिख लीजिएगा किसके द्वारा कहा गया इसको? तो मोतीलाल मेनारिया द्वारा इस काल को हमने क्या कहा? उत्तर मध्य काल का है। अब उत्तर मध्य काल में कौन से साहित्य लिखे गए लाड लो? तो हम प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं, जो इस प्रकार के ग्रंथों की बात करते हैं। एक लिखा गया बांकी दास री ख्यात, बांकी दास री ख्यात, जो जोधपुर के इतिहास का वर्णन करता है। किसने लिखा? बांकी दास ने लिखा है, बांकी दास ने लिखा है। एक लिखा गया सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, और सूरज प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? वेरी गुड, करणी दान ने लिखा है। ये ऐसे ग्रंथ इसमें लिखे गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने की प्रबल संभावना रखेगा। राजस्थान के किस काल को राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग काल, गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं? तो राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग काल, गोल्डन टाइम पीरियड हमारा उत्तर मध्य काल है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो था इस काल में श्रृंगार के भी उल्लेख हुआ है, श्रृंगार वाली रचना भी हुई है, भक्ति की बात भी, रीति की बात भी, नीति की बात भी, और वीरता, सब की बातें हुई। अतः मोतीलाल जी मेनारिया इतिहासकार ने इसको राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा है। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? 12:48। तो अभी तो अपन 1:30 बजे छोड़ेंगे, है ना? 3 घंटे तभी होंगे, 10:30 से 1:30, हाँ 3 घंटे होंगे। ठीक है, आज बोर तो नहीं हुए आप लोग? शरीर दर्द तो नहीं हो रहा है? हो रहा है तो आइडोक्स लगा दें, आइडोक्स लगा दे, फास्ट रिलीफ लगा देवे, चाहे जो लगावे, और दर्द को मिटाए चुटकियों में। एग्जाम में पूछते हैं, खूब आता है, आपको याद करना है। मैं तो मेरे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना और अगर आप धीरे धीरे बांसवाड़ा के जो पर्वत हैं और डूंगर, बांसवाड़ा के जो द्वीप वैसे बन जाए, तो दीपक सर हमारे कॉपियों में आ जाएगा, तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो हमारा एक प्रकार मॉरिशस, बांसवाड़ा क्या है? भारत का मॉरिशस है।
मालदीव है, जहाँ देखने में बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है बस। तो फिर याद करते हैं। हाँ राजा, प्राकृतिक जगह हाँ कितने प्राकृतिक दृश्य खूब हैं। आओ तीसरे काल में चलते हैं। वो तीसरा काल अभी जो चल रहा है वो हमारा तीसरा काल है। वो तीसरा काल कौन सा है? तीसरा काल था हमारा उत्तर मध्य काल है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो हमारा आधुनिक काल है। चौथा काल लिखेगा, चौथा काल आधुनिक काल। चौथा काल का नाम क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक आधुनिक काल। अब आधुनिक काल चला है 1857 ईस्वी से आज तक चल ही रहा है। चल 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 मेरे साथी, चल रहा है, आज तक चल रहा है। ये हमारा क्या काल कहलाया? आधुनिक काल। अब इस आधुनिक काल में क्या थी? तो विविध विषयों पर विविध विविध विषय एवं विधाओं से युक्त रचनाएं लिखी गई हैं। विधाओं से युक्त रचनाएं इस काल में लिखी गई हैं। सेकंड बात, आधुनिक काल में 1857 की क्रांति हो गई थी। वैसे अगर व्हाट्सएप सुविधा होती तो हम 1857 में ही आजाद हो जाते। 1857 में ही आजाद हो जाते, क्योंकि कम्युनिकेशन ढंग का नहीं था। करनी कब थी क्रांति? शुरुआत कब करनी थी? उससे पहले हमारे मंगल पांडे जी ने शुरुआत पहले ही कर दी। 10-18 दिन पहले उन्होंने लफड़ा कर दिया, क्रांति हो गई। दिल्ली चलो, मारो फिरंगी, खूब हमने नारे लगाए, सब कुछ किया, लेकिन हम आजाद हो जाते। लेकिन हमारे राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र के और संपूर्ण भारत के जो हमारे शासक थे वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे, वो सब अंग्रेजों के साथ हो गए। लेकिन वो अगर अंग्रेजों के साथ नहीं कर क्रांतिकारियों के साथ होते तो 110% हमारा हिंदुस्तान 1857 में ही आजाद हो जाता। तो हमको 90 साल तक और इंतजार नहीं करना पड़ता। और वास्तव में देखा जाए यही हुआ था। अंग्रेज जो थे शासक, हमारे अंग्रेजों के साथ जो राजस्थान के राजपूता के शासक थे वो सब अंग्रेजों से मिल गए। उन्होंने कहते हम आपके साथ है, ये छोरे करते रहेंगे क्रांति, हम आपके साथ है। यही हुआ, लफड़ा हो गया। रोटी और कमल का फूल प्रतीक चिन्ह डाला गया, लेकिन फिर भी रोटियां सब जगह नहीं पहुंची, चिन्ह सब जगह नहीं पहुंचा, कमल का फूल नहीं पहुंचा, लफड़ा नहीं हो पाया। बाकी हम उसी समय आजाद हो जाते तो हमारे परदादाजी जिंदा होते। होता ना था का नाम हमारे परदादाजी को होता, लेकिन क्या करें, लड़पड़ दादाजी का नाम हो जाता, करें क्या, आजादी नहीं हो पाए हैं। तो यह काल जो था, इस काल में क्या था? 1857 क्रांति के बाद स्वर उभरा। इस काल में क्या था? ग्रंथों में 1857 क्रांति के बाद क्या कर दिया? स्वर उभर गया। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति और सामंतशाही व्यवस्था के प्रति। राजनीतिक और सामाजिक चेतना उभर आई। राजनीतिक और सामाजिक चेतना उभरी और बहुत प्रकार के राजनीतिक संस्थाएं बनी, सामाजिक संस्थाएं बनी। आपको देखा होगा आपने 1857 क्रांति की बात की बात। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध और सामंतशाही रियासतों के विरुद्ध स्वर उभर गया। अब कुछ भी करो, लोकतंत्र ही लाना है, अंग्रेजों को मार भगाना है और राजतंत्र को मिटाना है। यही एक बात हमने करी। और किससे करी? क्रांति हमारी फेल हुई तो हमारे रचनाकार लेखक थे, उन्होंने कुछ बातें लिख लिख कर लोगों को पहुंचाया, जिससे हमारे अंदर हमारा खून खोल उठा। तब जाके हम कहीं 1947 में आजाद हो पाए। बाकी आजाद हम 90 साल पहले ही हो जाते थे आजाद। क्या करें, हुए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब बातें हमारी इस काल में रही है। इस काल में ये सारी बातों का उल्लेख किया है। लिखेगा अगला पॉइंट, यहां तक लिखा बेटा? विविध विषय और विधाओं से युक्त हमारे साहित्य लिखे गए। फिर लिखेगा इस काल में क्रांति के बाद ब्रिटिश एवं सामंतशाही व्यवस्था के प्रति स्वर उभरा तथा सामाजिक, राजनीतिक,
सामाजिक और राजनीतिक। राजनीतिक होता है या राजनीतिक होता है? जो मैंने लिखा वो सही है? राजनीतिक होता है या राजनीतिक होता है? तो ये मैं जो लिख रहा हूं राजनीतिक, ये गलत है। राजनीति एक शब्द है और एक प्रत्यय है, तो सही शब्द क्या होगी, क्या बनेगा? राजनीतिक बनेगा। और हम जो लिखते हैं ना राजनीतिक मानचित्र, ये हमारा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है। राजनीति एक शब्द है, उसके पीछे क्या लगा? इक प्रत्यय, प्रत्यय लगा ना, इक छोटी इक धन, राजनीतिक बराबर क्या बन गया? राजनीतिक। ये नैतिक नहीं होता वाह बेटा, तो ये तो गलत शब्द है। तो स्वर उभरा तथा सामाजिक राजनीतिक चेतना जगी। अब इसके प्रमुख रचयिताओं की बात करते हैं। रचयिता जिन्होंने खूब सारी रचना लिखी वो थे हमारे सूर्यमल मिश्रण, ठीक नहीं थे? क्या लिखा? वंश भास्कर, वीर सत्यसाई, सतीरासो, बलबत विलास, धातु रूपावली, रामन जाट, कितने सारे साहित्य इन्होंने लिखे हैं, वो सब हमारे सूर्यमल मिश्रण। एक ऐसे हमारे साहित्यकार थे जो बूंदी के दरबारी कवि राम सिंह जी के दरबार के थे। इन्होंने क्रांतिकारियों को समझाया कि किस प्रकार से हमको अंग्रेजों के विरुद्ध काम करना। और ये ऐसे कवि थे जो राजपूताना के सारे शासकों से मिलने गए और इन्हें स्पेशल मिले। राजपूताना जितने भी शासक रियासतें थी उनके राजाओं से मिले और इन्होंने कहा राजाओं को कि आप इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शासक अंग्रेजों का साथ दिया। ये गुस्सा हुए, इन्होंने ग्रंथ लिखना बंद कर दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों में जोश भरने की बात है। अतः सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राजकीय कवि, राजस्थान के पुनर्जागरण का पुरोंदा, राजस्थान का भूषण या 1857 क्रांति का कवि के नाम से जानते हैं। ऐसे रचना लिखने वाले हमारे आधुनिक काल में सूर्यमल मिश्रण। इसके साथ हम बात करें केसरी सिंह बारठ, बहुत अच्छी बात करते हैं। तो केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ ने हमारे मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली में जो लॉर्ड कर्जन का जो दरबार लगा था उसमें जाने से रोका। 13 सोटे लिखे, चेतावनी चुंगटिया लिखा और इन्होंने मना कर दिया। और फतेह सिंह जी नहीं गए, दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली से वापस रिटर्न हमारे मेवाड़ आ गए। रुटी रानी लिखा है इन्होंने, प्रताप चरित्र लिखा है, जसवंत, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी। इनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ, इनके भाई जोरावर सिंह बारठ जो राजस्थान के चंद्रशेखर कहलाते, और उन्होंने जो नाम बदला अमरदास बैरागी जो बदला था जोरावर सिंह, सबकी जानकारी अपन बहुत जल्द करने वाले हैं। तो ऐसी रचना का और बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया, इन सब की अभी बहुत सारी रचनाओं की, इसलिए मैं यहाँ रचना नहीं लिख रहा हूँ, या 2-3 मैंने साहित्यकार लिख दिए, रचयिता लिख दिए है ना, रचयिता जो हमारे इस काल में रहे। तो लाडले विद्यार्थियों यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे राजस्थानी साहित्य के 4 कालक्रम। पहला काल प्राचीन काल जो 8वीं सदी से लगाकर 1460-70 ईस्वी तक चला। दूसरा काल पूर्व मध्य काल। पहला प्राचीन काल की फिर से बात करता हूं तो प्राचीन काल में क्या लिखा गया? वीर गाथाएं लिखी गई और वीर गाथा के साथ साथ लिखा गया राजस्थान इतिहास की परक जानकारी लिखी गई, इतिहास परक जानकारी। सेकंड काल जो चला है वो पूर्व मध्य काल चला है। पूर्व मध्य काल में श्रृंगार की बात लिखी गई, भक्ति की बातें लिखी गई और हमारी पुरुषों की वीर गाथाएं लिखी गई है। भक्ति के श्रृंगार की बात करें तो वेली किशन रुक्मणी जो हमारे पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल शैली में और उत्तरी मारवाड़ी बोली में लिखा है, बहुत अच्छा, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने वेली किशन रुक्मणी के बारे में कहा। ये 10,000 घोड़ों के बल से उन्होंने तुलना करी थी, 10,000 घोड़ों से बल। और दूरसा अड्डा ने इसको 19वां 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। ऐसी बातें सब हमारे इसी में। और वेली किशन रुक्मणी को प्रकाश लाने का सब एलपी टेसिटोरी को जाता है जो इटली के निवासी थे, है ना। ये सब हमारे कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। मीराबाई की रचनाएं भक्ति की और वीर गाथाओं में विरुद्ध छतरी दूरसा आडार ने लिखा है। जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597, तब अकबर का दरबार लाहौर लगा हुआ था। तो लाहौर में
अकबर को सूचना किसने दी? दूरसा आडा ने दी। और दूरसा आडा ने जो भाषा में लिखकर जो दोहा सुना जिससे अकबर रो पड़ा और अकबर ने अपनी दांतों के बीच में जीबान दबाई और कहा तेरी की ने क्या बात कर दी। महाराणा प्रताप जी का देहांत हो गया और टप टप रोने लगा अकबर महाराणा प्रताप के देहांत के बाद। इसलिए हम मेवाड़ के प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को इतना याद करते हैं। ऐसी वीर पुरुष हमारे इस काल में हुए हैं जो हमारा उत्तर मध्य। आपके अंदर खून मत खोलना, हुआ कैमरे लगे हुए हैं, कभी क्या खून ज्यादा खुल जाता तो लफड़ा हो जाता है। फिर हम बात कर रहे थे कौन सा काल था बेटा? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल 1700 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक था। इस काल में श्रृंगार की बातें, भक्ति की बातें, रीति की बातें, नीति की बातें, वीरता सब मिक्सअप था। अतः मोतीलाल मेहना ने इस काल को राजस्थानी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा है। ये तो ये नाम या पचे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? क्या हुआ? हाँ, फिर इसमें कौन कौन से ग्रंथ है? तो बांकीदास विख्यात बांकीदास जिसमें जोधपुर की रियासत का उल्लेख है और सूरज जो प्रकाश है वो करनी दान ने लिखा है। अगला जो काल है, अगला काल हमारा आधुनिक काल 1857 से आज तक का जो काल है, इसमें विविध विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, साहित्य लिखे गए और विधाओं से युक्त। विधा कौन सी? ख्यात, रासो, प्रकाश, मरासिया, वंशावली, वेली, ये जो है ये सब हमारी राजस्थानी साहित्य की विधाएं कहलाती है। बेटू ये सब बातें। उसके अलावा इस काल में क्रांति 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश और सामंतशाही के विरुद्ध स्वर उभर गया कि अब कुछ भी करो अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन 1857 क्रांति के समय व्हाट्सएप सुविधा नहीं होने से और शासकों ने हमारे क्रांति का साथ नहीं दिया जिस कारण से हम आजाद नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने क्रांति करी और उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक चेतना जग चुकी थी और कह दिया अब कुछ भी करो एक दिन तो अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा। 1942 में जब करो या मरो का नारा दिया गया और बस उस दिन से अंग्रेज समझ गए भाई अब अपने को कभी न कभी तो जाना ही पड़ेगा। क्रांतिकारी बहुत तेज हो गए हैं। महात्मा गांधी ने कह दिया था करो या मरो। ठीक है, फिर इसकी रचनाओं में बात करते हैं। रचना बहुत सारी है तो हमने सूर्यमल मिश्र की बात करी, केसी सिंह बारठ की बात की, कन्हैयालाल सेठिया की बात करते हैं। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े बेटा लोगों। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राजस्थानी जो साहित्य है वो अलग अलग रचयिताओं ने लिखा है। राजस्थानी साहित्य किसी किसी रचयिता ने लिखा राजा, तो वो रचयिताओं की विषय और उसकी विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी साहित्य को 5 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थानी साहित्य की रचयिताओं की विषय और उसकी विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी साहित्य को कितना भाग में बैठांगा? 5 भाग। अब वो भाग कौन से? रचयिताओं के आधार पर उसकी बढ़ता है। तो लिखेगा मेरे साथ। राजस्थानी साहित्य को रचयिताओं की शैली, विषय और विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया ब्राह्मण साहित्य, जो संतों द्वारा लिखा गया संत साहित्य, जो चारण द्वारा लिखा गया चारण साहित्य, जो जैन मुनियों द्वारा लिखा गया जैन साहित्य, और जो वर्तमान में लिखा गया वो लोक साहित्य। और लोक साहित्य में क्या चीजें आती है? इस लोक साहित्य में पहेलियां आती हैं, कथा आती हैं और नाटक आते हैं। ये सब हमारे लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें राजस्थान के साहित्य की रचयिताओं के आधार पर बात करें। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रखता है कि राजस्थानी साहित्य को रचयिताओं की शैली, उसके विषय और विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी साहित्य को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब जो ब्राह्मणों ने लिखा है
कोई भी ब्राह्मण, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, उन ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा वो सब साहित्य हमारे रचयिताओं में क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण साहित्य। जो संतों ने लिखा, किस संत ने लिखा? संत जाम्बू जी ने लिखा, संत दादू जी ने लिखा, संत पीपा जी ने लिखा, संत रेदास जी ने लिखा है, संत मीराबाई ने लिखा है, संत जसनाथ जी ने लिखा है, संत हरिराम दास जी ने लिखा है, संत रामचरण जी ने लिखा है। राजस्थान के साहित्य, जो राजस्थान के संत है, उन्होंने जो संत ने साहित्य लिखे वो साहित्य हमारे क्या कहलाते हैं? संत साहित्य। फिर आता चारण, जो चारण जाति, जैसे चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज दासो। तो ये जो चारण साहित्य कला, जो चारण जाति द्वारा लिखे गए वो सब साहित्य हमारे क्या कहलाते हैं? चारण साहित्य। और जो जैन मुनि, जो उद्योतन सूर्य लिखा, उद्योतन सूर्य ने क्या लिखा? कूल। नयनचंद सूरी ने लिखा। ऐसे जो नयनचंद सूरी जो है, सोम सुंदर सूरी है, ऐसे जो हमारे संत हैं, कौन से? जैन साहित्य। ऐसे लिखने वाले जो साहित्य क्या कहलाते हैं? जैन साहित्य। अंतिम आता है लोक साहित्य। लोक साहित्य में आता है साथियों पहेलिया। क्या थी? पहेलिया। आपने देखी होगी पहेलिया, आड़ी चालू, उबी चालू, चालू कमर कस, आड़ी चालू, उबी चालू, चालू कमर कस, जो भी मारो नाम बता दे, रुपया देऊं 10। ये एक पहेली है। क्या है ये? पहेली। एक पहेली क्या करी? आड़ी चलती है, आड़ी चालू, उबी चालू, वो कमर के यहां से वो कस के चलती है, बांध के चलती है। तो वो चीज क्या है? ऐसी वस्तु क्या है? पहेली के रूप में हम जब बचपन में थे ऐसे हम पूछते थे। क्या उसको, वस्तु को हम क्या बोलते हैं? झाड़ू। क्या है? झाड़ू। आप देखना झाड़ू बुआरा जो होता है उसको अपन आड़ा भी चलाते हैं, चलाते हैं आड़ा, जब कचरा निकालते खड़ा भी चलाते हैं। आड़ी चालू, उबी चालू, वो चालू कमर कस, कमर के यहां पर उसको रस्सी से बांधा जाता है झाड़ू को, है। अब आपने नाम नहीं बताया तो रुपया 10 नहीं दूंगा मैं आपको, 2 रुपया दूंगा, 3 दे दूंगा, 2 या 3 दूंगा, लेकिन 10 नहीं दूंगा, क्योंकि आपने उस पहेली का नाम नहीं बताया कि पहेली क्या है ना। तो ऐसी बातें, कथाएं, बहुत सारी कथाएं जो हमारे राजस्थान में लिखी गई हैं, राजस्थान कथाएं, उनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे दुविधा किसने लिखी? तो विजयदान देथा द्वारा। दुविधा एक कहानी है, विजयदान देथा लिखी है। उस कहानी पर राजस्थान में फिल्में बनी है। हाँ वाह राजा, फिल्में बनी। और कौन सी? चरणदास चोर, परिणीति, पहेली, ऐसी फिल्में हमारे इस कविता पे, सॉरी इस कहानी पे बनी। ऐसी कथाएं हमारी लोक साहित्य के। और नाटक जो हुए हैं, जितने भी नाटक लिखे गए, जब ने बाद जसमा उडन द्वारा लिखा गया नाटक, शांता गांधी द्वारा लिखा गया नाटक पशु गायत्री, एक नहीं है? जसमा उडन ने क्या लिखा था बताइएगा? तेज कवि ने क्या लिखा? स्वतंत्र बावनी लिखे नाटक लिखे थे, जो अलग अलग नाट्य समिति, ये सब बातें हमारे लोक साहित्य के अंतर्गत आती। लिख लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अरे बाप रे, डेढ़ बजे नहीं गया? एक साथ है मतलब एक बस के साथ में अबे एक साथ क्या है? क्या लिया? चलिए बढ़े आगे। अब हम राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों की बात करेंगे, फिर प्रमुख साहित्य की बात करें। कौन सा साहित्य, किस साहित्यकार ने लिखा? पहले इंपोर्टेंट साहित्यकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो नया हेडिंग डालिएगा, नई जान के साथ हेडिंग डालिएगा, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, ऐसा लिखो। लाडलियों लिखो, फीफी तो घनी करो। प्रमुख साहित्यकार की बात करते हैं। मेरे से आप कोई नाराज तो नहीं होते हो? मेरी बातों से कोई होता तो नहीं नाराज? कोई होता या नहीं होते हो? होना मतवा सीधा हूं, जलेबी जैसा गोल हूं, और हर गली में रस है। एक पहेली है, ऐसी कौन सी मिठाई जिसकी गली गली में रस है? जलेबी। देखिए जलेबी में रस है कि नहीं है? हाँ, बड़ी उलझी है जलेबी, लेकिन फिर भी मिठास है। तो अपने को जीवन में उलझना नहीं है जलेबी की तरह, और मिठास पूरी रखनी है। चलिए
शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार जिसमें अनेक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। प्रमुख साहित्य में देखो बहुत सारे साहित्य में 50,000 साहित्य होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन मैं आपको 60-70 साहित्य लिखूंगा, बस इतने से लिखूंगा। हाँ देवी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। 50,000 में कितने जीरो होते हैं? देखा, बताना। 50,000 में 4 जीरो होते हैं। कितने होते हैं? 3 का 4 5। अब आप जाने कितने जीरो होते हैं, लेकिन मैं तो केवल 1 जीरो वाला ही आंकड़ा दिखाऊंगा, ठीक है। तो 50-60 ही मैं साहित्य लिखाऊंगा। तो इसमें प्रमुख साहित्य में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं विजयदान देथा से शुरुआत करते हैं। लिखेगा विजयदान देथा, अनेकों एग्जाम इनके बारे में पूछते रहते हैं, आता है, आया है, आएगा, ऐसा प्रश्न है। विजयदान देथा लिखेगा, विजय दान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा साहित्यकार का नाम है, राजस्थान के साहित्यकार हैं। अब विजयदान देथा जो है, इनके सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। बेटू जन्म कहां हुआ? तो लिखिएगा जन्म, जन्म। थोड़ा सा मामला चेंज है, वो है ना, जो आपने पढ़ा उसमें से भी मामला चेंज है। विजयदान देथा का जन्म हुआ है बोरुंदा गांव, बोरुंदा, बोरुंदा गोटे है, जोधपुर में है, बोरुंदा जोधपुर। अब इनको उपनाम की बात है, इनका निक नेम क्या है? निक नेम बोलते हैं राजस्थान का शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट उपनाम। राजस्थान का शेक्सपियर, राजस्थान का शेक्सपियर, और बोलते हैं इनको बिजी, बिजी। दो उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। राजस्थान का शेक्सपियर पूछता है एग्जाम में, आ जाएगा राजस्थान का शेक्सपियर। अब ये किस संस्थान के सह संस्थापक हैं? हाँ बेटू, हाँ हाँ हाँ, संस्थापक। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो सह संस्थापक किसके हैं? रूपायन संस्था, रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान कटे हैं। ये भी हमारा बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर में है कि ये क्या है? सह संस्थापक है, लिखेगा सह संस्थापक। फिर आगे बात करते हैं। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? खास समझ में आना चाहिए। विजयदान देथा साहित्यकार हैं, इनका जन्म हुआ बोरुंदा गांव जोधपुर में। इनका उपनाम है राजस्थान का शेक्सपियर और बिजी। बिजी के अलावा इनको शेक्सपियर जो कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए अंडरलाइन की है, याद रखना, एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। फिर ये किस संस्थान के सह संस्थापक है? तो रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर। लेकिन रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के प्रॉपर संस्थापक है वो है कोमल कोठारी। कौन है? कोमल। उनकी चर्चा में थोड़ी देर बात करने वाला हूं। अब इनके ग्रंथों की बात कर, लिखिएगा रचित ग्रंथ। इनके कौन कौन से रचित ग्रंथ है? लिखिएगा लाडलो, रचित ग्रंथ। मेरे साथ चलना है, ये लिख दिया हो तो फिर मेरे को कहो हाँ। लिखा सबने? लिखिएगा रचित ग्रंथ। क्या क्या? बातारी फुलवारी, रचित ग्रंथ में लिखो बातारी फुलवारी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब आया है, आता है, पूछता है। रीट के एग्जाम में इसको प्रश्न को भी पूछा है, RS प्री के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है, और एग्जाम में भी आता है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखा गया? क्वेश्चन लिखो 14 खंड। कितने खंड है? 14 खंड, 14 खंड। बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी क्वेश्चन क्या लिखेंगे? 14 खंड। कोमल तीडो राव, तीडो, रचना क्या है इनकी? आपने लिखा होगा बाता री, बाता, बाता है ना, फुलवारी, फुलवारी। कतरा खंड में है या? 14 खंड में, ठीक है। और फिर मैं क्या बोला? तीडो राव, तीडो राव, तीडो राव। मारो बदलो, बदलाओ मदर, मारो बदलो, बदलो। अलेखू, हिटलर, हिटलर। दुविधा,
दूर उलझन राजस्थानी लोकगीत लिखेगा ऐसे। बातारी फुलवारी 14 खंडों में, टीडो राव, मारो बदलो, दूर उलझन, दुविधा, अलेकू हिटलर और राजस्थानी लोकगीत ऐसे लिखेगा। और आगे लिखने हैं, ये लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा। लिखा ये हाँ, फिर लिखना प्रिय मृणाल, प्रिय मृणाल, प्रिय मृणाल, प्रिय मृणाल, बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, 3 हत्यारे, आपको पता है 3 हत्यारे थे। अनोखा पेड़, अनोखा पेड़, अनोखा पेड़, ये बस काफी है जो हमारे विजयदान देथा ने लिखे हैं। बातारी फुलवारी लिखा है, टीडो राव लिखा है, मारो बदलो, अलेकू हिटलर लिखा है, दुविधा लिखी, दूर उलझन लिखा, राजस्थान लोकगीत लिखे हैं, प्रिय मृणाल लिखा है, बापू के 3 हत्यारे हैं और अनोखा पेड़ है। ये हमारे विजयदान देथा द्वारा लिखे गए हैं। एग्जाम में खूब प्रश्न देथा जी के ऊपर पूछ लेते हैं, याद रखना है। जी हाँ हाँ, ऐसा पूछ सकते हैं। और हम बहुत जल्द आर्ट एंड कल्चर का एक मैराथन क्लास करेंगे 10 घंटों की। मैं रेगुलर 10 घंटे आपके सामने रहूंगा। हो सकता है कि मेरे को 10 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, 10 मिनट ज्यादा हो गए तो 5 मिनट कर लेंगे, हैं कर लेंगे, तो 10 मिनट जाएंगे। तो अगर 10 मिनट आप जाते तो 10 मिनट मैं भी जा सकता हूँ। बाकी 10 घंटे की महा मैराथन क्लास करेंगे जिसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर, वो 500 प्रश्न कम से कम, और उस 500 प्रश्नों का पोस्टमार्टम, उसका उत्तर के अलावा जो 3 ऑप्शन है उन 3 ऑप्शन की पूरी जानकारी, और पूरा मामला सेट है और काम चल रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और इसलिए बहुत जल्द, जैसे आपका इधर आर्ट एंड कल्चर समाप्त होगा, उधर आपके आर्ट एंड कल्चर की एक महा मैराथन क्लास आयोजित हो जाएगी जिसमें आपको सपरिवार यहीं बैठे बैठे पढ़ना है और बाकी दूसरे विद्यार्थियों को आपको और जोड़ना है यूट्यूब के माध्यम से। ठंड लग रही है क्या? तो सी क्यों कर रहे हो? हाँ, पंखा बंद करूं? नहीं, मेरे को तप रहा है। चलने दो ना, मेरी तरफ ही तो है। इधर तो नहीं होता है, 2 नंबर भी तो है। चलिए क्या प्रमुख पुरस्कार, इसी के नीचे लिखो प्रमुख पुरस्कार। धीरे धीरे मजे लेने लगे हो आज। टाइम हो गया क्या? 10-12 मिनट बाकी है ना। मैं आज आपको 2 घंटे और पढ़ाऊंगा। वाह, यूं आप भागेंगे नहीं, यूं आप धड़ाधड़ भागने का करते, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं आयत बढ़ा के जाऊंगा, आप 1-1.25 घंटे बाद यूं ऐसे जब करते हो कुर्सी बैठे बैठे फिर ही हू करते हो, फिर उससे क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप पुरस्कार की बात लिखिएगा। प्रमुख पुरस्कार नंबर 1 लिखिएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। नंबर 1 पुरस्कार लिखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारे विजयदान देथा को मिला है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1974। क्यों मिला? क्वेश्चन लिखो, बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर 1974 लिखा। अरे देवी, लिखना था केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974। हिंदी में बोल रहा हूं 1974। इंग्लिश में बोलता हूं 1974। आप मारो जी लो तो भले हो, दोनों तरह से बोल गया हूं, ठीक है। बातारी क्वेश्चन लिखना है, यह पुरस्कार किस पर दिया गया? बातारी फुलवारी के 10वें खंड लिखो, बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर, कोष्टक बंद।
बातारी फुलवारी के 10वें खंड पर। जैसे खंड कितने इसमें 14 है, 14 में से किस खंड पे मिला है 10वें खंड पे मिला है। सेकंड पुरस्कार लिखो बिहारी पुरस्कार। सेकंड पुरस्कार जो हमारे विजेता देता को मिला है बिहारी पुरस्कार 2002, बिहारी पुरस्कार 2002, बिहारी पुरस्कार 2002 लिखा। फिर तीसरा पुरस्कार लिखो पद्मश्री, पद्मश्री 2007, पद्मश्री 2007, पद्मश्री 2007, पद्मश्री कब मिला 2007। फिर लिखो पहला राजस्थान रत्न, पहला राजस्थान रत्न 2012, पहला राजस्थान रत्न 2012, 2012। ये तो थे विजेता देता के प्रमुख पुरस्कार। अब लिखो इसके नीचे एक लाइन छोड़कर निधन। इनका निधन कब हुआ 2013, निधन हुआ इनका 2013 में, 2013 में इनका निधन हुआ है। 2013 में क्या हुआ निधन हुआ। अब लिखेगा नोट, एक नोट लिखना है विजयदान देता के बारे में। नोट, नोट क्या है, इन्होंने एक कहानी लिखी, कहानी का नाम क्या है दुविधा। दुविधा कहानी पर एक तो कहानी के ऊपर एक नाटक रूपांतरित किया गया चरणदास चोर। उसके अलावा इस दुविधा कहानी पर 4 हिंदी फिल्में बनी है। तो लिखिएगा नोट करके दुविधा कहानी पर, दुविधा कहानी पर निम्नांकित 4 फिल्में, दुविधा कहानी पर निम्नांकित 4 फिल्में बनी। दुविधा कहानी पर निम्नांकित 4 फिल्में बनी। कौन कौन सी फिल्में बनी। नंबर 1 एक दुविधा कहानी पर खुद दुविधा फिल्म बनी। तो लिखिएगा नंबर 1 दुविधा। एक फिल्म का नाम क्या है दुविधा। दुविधा कहानी पर फिल्में बनी तो पहली फिल्म का नाम क्या है दुविधा। सेकंड फिल्म का नाम है चरणदास चोर। चरणदास चोर, चरणदास चोर फिल्म भी बनी और चरणदास चोर नाटक भी बना। चरणदास चोर लिखा। तीसरी फिल्म का नाम है परिणति। परिणति लिखना पड़ेगा फिल्म में। दुविधा, चरणदास चोर, परिणति और चौथी फिल्म है हमारी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पहेली। भूत की पिक्चर थी आपको पता हो तो। पहेली, 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 ये 4 फिल्में बनी है, लिख लीजिएगा। ये था हमारी विशेष रचनाकार विजयदान देता की बात। पूरी लिखा दिए, समझा दिया। एग्जाम में पूछते, इससे समझ में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आगे बात करें, आगे हाँ ना। चलिए लिखेगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सेकंड साहित्यकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में शायद अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में किसमें पूछा था इसका प्रश्न। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनका जन्म लिखेगा देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद इनका जन्म हुआ है। देवगढ़ राजसमंद, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजपूत महिला है चुंडावत। इनका जो जन्म हुआ है, जन्म कटे भी हो, जन्म हुआ है देवगढ़ में। देवगढ़ जो कल अपने चित्रशैली पढ़ी थी, देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ राजसमंद जिले में। ठीक है, अब इनका क्या उपनाम है, इनको बोलते हैं रानी जी। रानी जी नाम से इनको जाना जाता है, रानी जी। अब इनकी रचनाएं कैसी हैं, सारी बाता है। इनकी रचना क्या है, ज्यादातर बाता है। अब किसकी बाता, टाबरारी बाता, अनमोल बाता, डूंगजी जवारजी बाता, बाबूजी बाता, चेक रे चकवा बाता, अनेक प्रकार की बाता 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 आवे तो आप समझ आना बाता तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने करी है।
और आपको पता है बाता कौन करता है? महिलाएं करती हैं। 3-3 घंटे तक घर की बाहर जो चौतरा बना होता है वहां बैठी रहती है, ठंड के दिनों में धूप में बैठी है, लीलवे छिल रही है, लहसुन को छिल रही है, जो उनका काम कर रही है। वो अड़ोस पड़ोस की बातें या सास की बात, नड़न की बात, जेठानी की बात, देवरानी की बातें करती है। जब लीलवे छिल लिए जाते उसके बाद लो उठो परा आपने के करना बाता करी तो कीली क्यों? महिलाओं का कभी माथा दर्द नहीं होता, रात भर बातें करेगी। आपके घर पर का अगर बुआ, मासी, काकी, नानी कुछ भी आई है तो मम्मी और वो सब लोग एक साथ एक कमरे में सो जाएगी और बातें ही बातें करती, काकू करेगी। सुबह हो जाएगा, ऐसे रोशनदान में उजाला दे, हैं उजाला हो गया, अब सोए तो है ही नहीं, फिर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती। इतनी बातें कौन करती है? महिलाएं, क्योंकि राजस्थान की है ना, इसलिए पुरुष बातें नहीं करते, पुरुष तो सुनते हैं। तो बातें वाली रचना किसने करी है? लक्ष्मी कुमारी चुनार लिखेगा, रचना लिखेगा, प्रमुख रचना है। माफी चाहूँ है पूरा राजस्थान, माफी चाहूँ, ये तो कहा जाता है इसलिए कह रहा हूँ। मेरी भी माँ खूब बातें करती है, माफी चाहूँ। सबकी माँ बातें करती, सब महिलाएं बातें करती है, भले वो पत्नी हो, दादी हो या माँ हो, बातें करती थी। बातें पे बात करी है तो ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए ऐसा कह दिया है कि महिला हैं हम तो करेंगे, इसमें आपको क्या ले रहा है, करो ना, मैंने कब मना किया है ना, करो। कभी चुप नहीं रहती। आप देखना 2 चिड़िया का फोटो दे रखा होगा, इसमें एक चिड़िया का फोटो तो चोंच उसकी बंद आएगी, एक चिड़िया का फोटो चोंच में खुला हुआ है यूं, तो आप समझना वो महिला है। जिसका चोंच खुला हुआ है वो महिला है और जिसका चोंच बंद है वो लाई पुरुष है, चुपचाप बैठा है। बोलने दो उसको, सच्चाई है। आओ, टाबरारी बाता लिखो, रचना लिखो, टाबरारी बाता, टाबरारी बाता। टाबरा रचना में लिखना है दीदी, टाबरारी बाता। टाबर किसको कहते हैं? बच्चों को। टाबरारी बाता कौमा अनमोल बाता, अनमोल, अनमोल बाता, अनमोल बाता, अनमोल बाता कौमा सोरठ बीजारी बात, सोरठ, सोरठ बीजा, बीजारी बात, सोरठ बीजारी बात। टाबरारी बाता, अनमोल बाता, सोरठ बीजारी बात कौमा पाबूजीरी बाता, पाबूजीरी बाता, पाबूजीरी बाता, पाबूजीरी बाता कौमा डूंगजी जवारजीरी बाता, डूंगजी जवारजी ये लोग देवता हैं, डूंगजी जवारजीरी बाता, डूंगजी जवारजीरी बाता कौमा के रे चकवा बात, के रे चकवा बात। के रे अलग अलग है, के रे में एक साथ मत कर देना, के अलग है रे अलग है, के रे चकवा बात, न के रे, के रे चकवा बात। ये सब बातें किसने करी है? हुंकारो दोसा लिखो। अगला क्या है? हुंकारो दोसा, हुंकारो, हुंकारो, हुंकारो दोसा, डोसा मत कर देना। अब हुंकारो दोसा का मतलब क्या हुआ? ओ मम्मी पापा, हुंकारो दोसा, हुंकारो दोसा जब कभी कोई महिला या पुरुष कोई बात करते हैं तो बीच बीच में अपना हुंकारो देते हैं, अरे माँ बटे गया, अच्छा अच्छा, फिर हम वहां पहुंचे, ओहो हो, ये क्या है? हुंकारा देते हैं। तो आपको खाना मिला, अरे कहाँ खाना मिला, तू डब एक बार मेरी बात सुन, ओहो हो, सुनाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, जय जय जय, ओहो सिया राम, वाह वाह वाह, हरे 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 हरे। ये सब क्या है? हुंकारो दोसा। गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, अगला गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, अगली रचना है गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा कौमा बगड़ावत देव नारायण जी, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा कौमा बगड़ावत देव नारायण जी महागाथा, बगड़ावत देव नारायण जी महागाथा,
बगड़ावत देवनारायण जी महागाथा, कॉमा मांजल रात, मांजल रात, मांजल रात, मांजल रात, मांजल रात, कौन सी रात है? नाइट कौन सी है? मांजल। बागो भारमली, एक और लिखो बागो, बागो 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 भारमली, भारमली, बागो भारमली, भारमली। ये सब रचना किसकी है? लक्ष्मी कुमार। सारी बातें करके क्या कह रही है? हुंकारो दोसा, सारी बातें लिख कर क्या कह रही है? हुंकारो दोसा। और हुंकार देकर क्या कहती है? गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, गिर कैसे है? ऊंचा ऊंचा गड़ा है। उसके अलावा क्या कहती है? बागो भारमली। सब बातें कौन कर रही है? लक्ष्मी कुमारी चुंडाल। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडाल ऐसी महिला है जो राज्यसभा सदस्य भी रही और विधायक भी रही। तो लिखिएगा राजनीतिक उपलब्धि। अगला पॉइंट बना लो को, राजनीतिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि क्या रही इनकी? राजनीतिक उपलब्धि डेस्क करके लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा विधायक, 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 और दूसरा पॉइंट लिखो राज्यसभा सांसद, विधायक, और दूसरा पॉइंट लिखना है राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। अब लिखना है आपको पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार लिखना है पुरस्कार। क्या पुरस्कार इनको मिला है? सबसे पहला पुरस्कार लिखा सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1965, सोवियत भूमि या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1965, 1965, 1965, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1965 किस पर मिला है? क्वेश्चन लिखो रूसी कहानी का हिंदी रूपांतरण गजबन के लिए, रूसी कहानियों का हिंदी या राजस्थानी में थोड़ा चुक रहा हूं, रूसी कहानियों का रूपांतरण कर दो, हिंदी और राजस्थान दोनों काट देना, मैं चुक रहा हूं, तो हिंदी कहानियों का सॉरी रूसी कहानियों का रूपांतरण कर दो, रूसी कहानियों का रूपांतरण किस पर? रूपांतरण गजबन नाम से, गजबन। एक तो गजबन पानी ले चाली है ना, एक गजबन ये है, अलग है। तो रूसी कहानियों का रूपांतरण किस पर किया? किस नाम से किया? गजबन पर किया। उस कारण से इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। कब मिला है? 1965 में मिला है। अगला लिखिएगा पद्मश्री, पद्मश्री। अगला लिखना है आपको पद्मश्री 1984, 1984, 1984, पद्मश्री 1984, 1984। और तीसरा पुरस्कार लिखिएगा पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012, पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012, पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012। तीसरा पुरस्कार का नाम क्या है? पहला। देखो 2012 में 7 लोगों को पुरस्कार मिला है। सुनना, 2012 में राजस्थान रत्न कितने लोगों को मिला है? 7 लोग, पहली बार मिला है। पहली बार राजस्थान में 2012 में 7 लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 5 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, मरने के बाद दिया गया उनके परिवार को, और 2 लोगों को पुरस्कार जीते जी दिया गया। तो जीते जी लेने वाले, पुरस्कार लेने वाले कौन? विजयदान देता और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडा। इन दोनों ने पुरस्कार किस प्रकार से लिया? जीते जी लिया है। लेकिन 5 लोगों ने मरणोपरांत उनके परिवार वालों ने लिया, उन्होंने नहीं लिया है। यूनिक मरने के बाद वो लेने आए, लाओ को रास्ता बताओ। ये थे हमारे राजस्थान के 2 प्रमुख साहित्यकार, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, विजयदान देता। बाकी जानकारी आधे घंटे बाद मिलते हैं, लंच करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, धन्यवाद।